नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमसा क्लासेस में। साथियों, आज हम सभी बीएड द्वितीय सेमेस्टर के अंतर्गत अधिगम का आकलन पेपर में यूनिट 4 जो है, जिसमें कि आपके प्रश्न आते हैं और अधिकतर परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं, चाहे वह परीक्षा आपके नेट की हो या एमएड एंट्रेंस की हो या फिर आपका सेमेस्टर वाला पेपर ही क्यों न हो, इससे प्रश्न आते रहते हैं अधिगम के आकलन की यूनिट 4 से। तो आज यूनिट 4 में हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो नाम है परसेंटाइल रैंक या पीआर भी इसको कहते हैं। पीआर परसेंटाइल रैंक, शतांशीय मान या प्रतिशतांक श्रेणी। जो चार नाम मैं बता रहा हूँ, पीआर मान ज्ञात करें या शतांश श्रेणी ज्ञात करें या प्रतिशतांक श्रेणी का मान ज्ञात करें, ये सारे शब्द एक ही हैं। सारे शब्द को अंग्रेजी में हम कहेंगे परसेंटाइल रैंक। इसीलिए ज़्यादा लोग मोस्टली इंग्लिश वर्ड का यूज करते हैं, ताकि अंग्रेजी बदलती नहीं है। एक अंग्रेजी के बहुत सारे हिंदी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन अंग्रेजी एक ही रहेगा। तो हम बात करेंगे आज पीआर की। ठीक, पीआर क्या है समझ लेंगे। बहुत ही आसान चीज़ है, जब तक नहीं समझ में आता है तब तक कठिन लगता है, जब समझ में आता है तो आसान लगने लगता है। हालांकि यह जो विषय आपका है यह आनंद सर पढ़ा रहे थे, लेकिन आनंद सर थोड़ा सा व्यस्त होने के कारण मैं सोचा कि आप सभी का ये जो सिलेबस है इसको मैं पूरा कराता हूँ, जो टॉपिक बचे हुए हैं। इसलिए मैं आज आप सभी की समझ उपस्थित हूँ पीआर लेकर के। देखिए समझेंगे पीआर होता क्या है, एक एक शब्द को समझते हुए चलेंगे। बहुत छोटे में लिखा हुआ हूँ। तो ये पीआर का मतलब है प्रतिशतांक श्रेणी एक सापेक्षिक श्रेणी प्रदान करती है। अब सापेक्षिक श्रेणी प्रदान करती है, इसका तात्पर्य क्या है? सापेक्षिक श्रेणी कहने का अर्थ यह है, सापेक्ष का मतलब होता है किसी से तुलना करना। जैसे हम कह दें कि बताइए, हाँ, जैसे कि एक पेज है मान लीजिए, ठीक है, एक ये हो गया और एक पेज मान लीजिए, हाँ ये हो गया, ठीक है। हम पूछेंगे नहीं, ये नहीं ठीक रहेगा, इसके लिए ये ले लेते हैं, ये सही है। हम पूछेंगे इनमें बताइए कौन ज़्यादा उजाला है, ठीक है, कौन ज़्यादा उजला है, यानी कौन ज़्यादा सफ़ेद है। तो अब आप कहेंगे कि इसके सापेक्ष ये कम सफ़ेद है, यानी कह रहे मतलब इसकी हम इससे तुलना कर रहे हैं, इसके सापेक्ष ये कम सफ़ेद है, कम उजला है। तो बस यही चीज़ यहाँ पे भी है। कह रहा है कि प्रतिशतांक श्रेणी एक सापेक्षिक श्रेणी प्रदान करती है, यानी श्रेणी में यह बताती है कि अगले व्यक्ति से यह व्यक्ति किस स्तर का है। आगे हम आगे आपको डिफाइन करेंगे। जो मापन की क्रमिक स्तर होती है, यानी कि यह क्रम पे आधारित होता है, शतांश श्रेणी क्रम पे आधारित होता है, ठीक है। आगे बात कर रहा है यह 100 की मापनी पर आधारित होती है। ये जो शतांशीय श्रेणी है, देखिए नाम से ही स्पष्ट है, शतांश। शतांश यानी 100 का अंश, ठीक है। शत माने होता है 100 और शतांश यानी 100 का अंश। इसीलिए कह रहा है कि यह 100 की मापनी पर आधारित होती है। किसी अंक की प्रतिशतांक श्रेणी यह बताती है कि उस अंक से नीचे कितने प्रतिशत अंक स्थित हैं। यानी कि जैसे कि अगर मान लीजिए एक प्रश्न पत्र हमने यहाँ पे रखा हुआ था, शायद यहाँ पे है या नहीं है, लग रहा नहीं है, घर पे है, चलिए कोई बात नहीं। एक प्रश्न पत्र था, उस पर भी लिखा था कि अगर आपका परसेंटाइल रैंक 80 है, इसका मतलब ये है कि आपके नीचे 80% लोग हैं, ठीक है। आपके नीचे 80 लोग हैं, 80% लोग हैं और आपसे ऊपर 20% लोग हैं। अगर आपका परसेंटाइल रैंक, अगर पीआर रैंक 80 है, तो इसका मतलब यही है कि आपसे नीचे 80% लोग हैं और आपसे ऊपर 20% लोग हैं, ठीक है। और 80-20 कितना होता है? टोटल 100, यानी यह क्या है? यह 100 की मापनी पर आधारित होती है। तो यही कह रहा है प्रतिशतांक श्रेणी यह बताती है कि उस अंक से नीचे कितने प्रतिशत अंक स्थित है। जैसे परसेंटाइल रैंक 80, तो आपके नीचे 80% लोग स्थित हैं। अक्सर आपने पेट का रिजल्ट दिया होगा, पेट का परीक्षा दिया होगा, पेट का रिजल्ट देखेंगे, नेट का रिजल्ट देखेंगे, तो इसमें जो रिजल्ट आता है पेट और नेट में, इसमें आपका रिजल्ट ये पीआर मान ही आता है, परसेंटाइल रैंक बन के आती है। कि आपका नंबर रहेगा 60 पेट में, तो आपका परसेंटाइल रहेगा 81, ठीक है। तो 81% का मतलब है कि आपसे नीचे 81% लोग हैं और आपसे ऊपर जो हैं वह 19% लोग हैं, ठीक है। अब आगे बात करेंगे, यह सार्वभौमिक अर्थ रखती है जो मूल प्राप्तांकों में नहीं पाया जाता है। सार्वभौमिक अर्थ का मतलब क्या है? सार्वभौमिक का मतलब ये है कि हर जगह एक समान अर्थ रखती है, ठीक है, लेकिन यह चीज़ मूल प्राप्तांकों में नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है? कारण ये है कि अगर 80 परसेंटाइल है तो इसका मतलब कहीं भी रहे, इसका मतलब यही है कि आपसे नीचे 80% लोग हैं, लेकिन यह मूल प्राप्तांकों में नहीं पाया जाता। यह जो गुण सार्वभौमिकता का है, यह मूल प्राप्तांकों में नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है? समझेंगे।
जैसे हमारा 80% आया है, हम घर में गए, मम्मी हमारा 80% आया है कक्षा 8 में। अरे बाबू, घर वाले बहुत खुश, हमारा लड़का 80% नंबर पाया है। लेकिन उसकी सच्चाई क्या है कि बच्चा 80% पाया तो है, लेकिन उसका क्लास में स्थान 9वें नंबर पे है। ठीक है, 9वें नंबर पे है 80% पाने वाले का स्थान। बाकी जो 8 बच्चे हैं वह इससे ज़्यादा नंबर पाए हैं। ठीक है, पे है वह 80% पाया है। अब घर में फूल माला पहना दी, अरे बच्चा बहुत काबिल है, 80% नंबर पाया है। लेकिन सच्चाई ये है कि उसका रैंक 9th है, वो 9वें नंबर पे है। उससे भी अच्छे अच्छे नंबर पाए हुए 8 लड़के उससे भी अच्छा नंबर पाए हुए हैं। तो यही कह रहा है कि यह जो मूल प्राप्तांक है, जो 80% उसका नंबर है, यह तो सार्वभौमिक नहीं है। 80% ज़्यादा लग तो रहा है, लेकिन ज़्यादा है नहीं। उस क्लास के और बच्चों के सापेक्ष, जो मैंने सापेक्ष वाली बात यहाँ पे भी बताई थी, सापेक्षिक श्रेणी वाला, बस वही बात आ गई कि अन्य 8 बच्चों के सापेक्ष इसका नंबर कम है। अन्य 8 बच्चों के सापेक्ष जो इससे ऊपर 8 बच्चे हैं। ठीक है, यही बात। तो यही कह रहा है कि यह क्या कह रहा है कि मूल प्राप्तांकों में नहीं पाता है। मूल प्राप्तांक जैसे कि 80% नंबर आया है, यानी मान लीजिए 496 नंबर जो है वो 80% है, तो मूल प्राप्तांकों में सार्वभौमिकता गुण नहीं होता है। कभी कभी 80% फर्स्ट क्लास से पहला स्थान पाने वाला बच्चा बनेगा, और कभी कभी 80% पाने वाला 9वें नंबर पे आएगा। तो मूल प्राप्तांकों में सार्वभौमिकता का गुण नहीं होता है, लेकिन यह शतांश श्रेणी में सार्वभौमिकता का गुण होता है। अब आगे बात करेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल मिल दिया हुआ है कि गणित की कक्षा में 96 PR मतलब परसेंटाइल रैंक। ठीक है, तो गणित की कक्षा में 96 PR प्राप्त करने वाला सर्वोत्तम छात्रों में से एक है। अब देखिए, जो गणित की कक्षा में 96 परसेंटाइल नंबर पाया हुआ है, 96 परसेंटाइल जिसका है वह क्या है, वह सर्वोत्तम है। यानी उससे ऊपर सिर्फ 4% ही लड़के हैं, और 96% लड़के जो हैं उससे क्या हैं, नीचे हैं। ठीक, यदि कोई छात्र कक्षा में प्रथम श्रेणी में होती है, अब देखिए वही बता गई, अगर कोई लड़का फर्स्ट डिवीजन में पास है, अरे वाह फर्स्ट डिवीजन पास हुए हैं, फर्स्ट डिवीजन पास हुए हैं, लेकिन तो यह उच्च स्थान देने तक है। देखिए करा, यदि कोई लड़का फर्स्ट डिवीजन पास करता है तो वह क्या है, हाई लेवल पे है, उच्च स्थान में है। लेकिन प्रथम प्रतिशतांक का अर्थ, अब देखिए अगर परसेंटेज, अब बात करें परसेंटेज और प्रतिशतांक में क्या अंतर है, यानी परसेंटेज में और PR में क्या डिफरेंट है, तो परसेंटेज PR में डिफरेंट यही है कि अगर आपका परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज फर्स्ट, ठीक है, जैसे कि आप 60% पा लिए हैं, ठीक, अगर आप 60% पा लिए हैं तो आप फर्स्ट डिवीजन पास हो गए हैं। लेकिन अगर आप PR में 60 अगर हैं तो इसका मतलब क्या है, आपसे ऊपर अभी 40% लड़के हैं। ठीक है, आप लेवल में डाउन हैं। और अगर आप परसेंटेज में देखेंगे तो 60% पा लिए तो फर्स्ट डिवीजन पास हो गए, लोग को लगा भैया 60% पाए हैं फर्स्ट डिवीजन पास है। लेकिन इनसे भी अच्छे भी 40% लोग पढ़े हुए हैं, अगर PR में देखा जाएगा तब। तो यही कह रहा है कि यदि कोई छात्र कक्षा प्रथम श्रेणी में पास होता है तो यह होता है कि हाई लेवल में है। लेकिन अगर वह प्रथम प्रतिशतांक में अगर पास होता है, यानी अगर 1 परसेंटाइल उसका आता है, 1 PR अगर मान आता है, इसका मतलब वह सबसे निम्नतम स्थिति में, एकदम सबसे नीचे है क्लास में, एकदम मंद बुद्धि है, जो भी कह सकते हैं, एकदम डाउन है, उसका लेवल एकदम डाउन है। तो यही कह रहा है कि डिवीजन में फर्स्ट का मतलब हाई लेवल और परसेंटाइल में फर्स्ट का मतलब लो लेवल। अब हम आगे बात करेंगे, देखिए लिखा हुआ है व्यवस्थित आंकड़ों से PR मान ज्ञात करना है। ठीक, तो अब व्यवस्थित आंकड़ों से कैसे PR मान ज्ञात करेंगे, बहुत ही आसान विधि है, समझ लेंगे। देखिए लिखा हुआ है एक कक्षा में 20 छात्रों को, अच्छा एक बार जान लीजिए यहीं पे भी आप कि व्यवस्थित आंकड़े और अव्यवस्थित आंकड़े, 2 आंकड़े हैं, दोनों से बताऊंगा मैं इसी क्लास में। तो अब परीक्षा पूछेगा ऐसे ही कि अव्यवस्थित आंकड़े से PR मान ज्ञात करिए, तो कैसे ज्ञात करेंगे देखेंगे। एक कक्षा में 20 छात्रों को 1 से 20 तक की श्रेणी दी गई है, यानी 20 छात्र हैं और 20 उनका रैंक है, किसी का परसेंटाइल रैंक 20 है, किसी का 5 है, किसी का 1 है। 13वां 16वां क्रम वाले छात्रों का परसेंटाइल रैंक ज्ञात करना, यानी जो लड़के 13वें नंबर पे और 16वें नंबर पे हैं उनका परसेंटाइल रैंक आप ज्ञात करें। तो इसके लिए सबसे पहले बात ये है कि आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि फार्मूला है क्या। तो देखिए फार्मूले की बात करें तो फार्मूला लिखा हुआ है PR बराबर 100 माइनस 100 इंटू R माइनस ये से 0 नहीं है, ये 50 लिखा हुआ है। ठीक है, 100R माइनस 50 अपॉन N। ठीक है, अब इसमें N क्या है और PR क्या समझते हैं। देखिए PR का मतलब परसेंटाइल रैंक याद करना है,
आर का मतलब है अंकों का क्रम, यानी जिस अंक के लिए पूछ रहा है, और एन का मतलब है अंकों की कुल संख्या, कि कितने कुल अंक हैं। तो देखिए अब क्या है, इसको समझेंगे। कर रहा है आर, कौन सा अंक पूछ रहा है, 13वां, ठीक है। आर मतलब रैंक, आर मतलब रैंक है, तो रैंक कौन सा, 13वां रैंक वाला। तो देखिए 100, ठीक है, -100 और आर की वैल्यू 13वां -50 और एन का मतलब है अंकों की कुल संख्या, कुल कितने हैं, कुल 20 छात्र हैं, तो अंकों की कुल संख्या में क्या लिखेंगे, 20 लिखेंगे, ठीक। अब इसको जब हल करेंगे तो मानेगा 37.5, ठीक। इसी तरह से आपका आगे भी क्या है, 16वां क्रम रखने वाले छात्रों का पीआर ज्ञात करें। तो 16वां कैसे ज्ञात करेंगे उसको भी देख लेते हैं। देखिए 16वां ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सेम यही चीज़ है, बस रैंक बदल देना है। 100 -100 इंटू आर का मान 16वां -50 अपान एन का मान 20। इसको जब आप हल करेंगे तो मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि उत्तर कितना आ रहा है, ठीक है। मैं उत्तर आपको नहीं बताऊंगा। तो ये आपका हो गया अव्यवस्थित आंकड़ों से पीआर ज्ञात करना। अब हम बात करेंगे आगे कि अव्यवस्थित आंकड़ों से पीआर कैसे ज्ञात करें, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि स्क्रीनशॉट हो गया होगा, ठीक है। तो अव्यवस्थित आंकड़ों से पीआर ज्ञात करना हमने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे व्यवस्थित आंकड़ों से, ठीक। तो व्यवस्थित आंकड़ों को पढ़ने के लिए पहले हमको इरेज करना पड़ेगा, फिर आपको हम एग्जाम्पल देकर सूत्र बताएंगे, ठीक है। देखिए अब आगे हम बात करेंगे जब आंकड़े व्यवस्थित हों। अब देखिए व्यवस्थित आंकड़ों में क्या करना है, हमने लिखा स्टेप, सर्वप्रथम दिए गए अंक के आधार पर उस वर्गांतर को ज्ञात करते हैं जिसमें वह वर्गांतर पड़ता है, ठीक है, जिसमें वह वर्गांतर पड़ता है, ठीक है। बाकी वर्गांतर न करके अगर हम यहाँ पे अगर हम अंक कह लें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है, जिसमें वह अंक पड़ता है। वर्गांतर क्यों पड़ेगा, वर्गांतर तो हम लिखेंगे जिसमें वह अंक पड़ता है, इस तरह से कर लेंगे, इसमें वह अंक पड़ता है, मिस्टेक हो गया था, ठीक है। सर्वप्रथम दिए गए अंक क्या था, तो पहले आपको हम सवाल दिखा देते हैं फिर हम बात करते हैं। देखिए सवाल है कि निम्नलिखित दिए गए व्यवस्थित आंकड़ों की सहायता से 28 अंक प्राप्त करने वाले का पीआर ज्ञात करें, यानी जो छात्र 28 अंक प्राप्त किया है उसका परसेंटाइल रैंक आप ज्ञात करिए। आंकड़ा यह आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए अब हमें क्या करना है, समझेंगे बात को अच्छे से। करना हमें बहुत ज़रा कुछ नहीं है, समझेंगे। तो सबसे पहले क्या कर रहा है कि सर्वप्रथम दिए गए अंक क्या था, अंक क्या दिया है, अंक दिया है 28 अंक प्राप्त करने वाले, जिसमें वह उस वर्गांतर को ज्ञात करते हैं। तो 28 अंक किस वर्गांतर में पड़ेगा, तो देखिए 25 से 29 के बीच में ही 28 पड़ेगा, ठीक है, यानी यही वाला क्या है, यही वाला वर्गांतर हमारा है, ठीक। अब हम आगे बात करेंगे। अब देखिए अब दी गई आवृत्ति की सहायता से संचयी आवृत्ति यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF निकालना हमें। अब क्या निकालना हमें, अब हमें निकालना है CF, ठीक है, CF निकालेंगे। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, हम इसको जोड़ते जाते हैं, ठीक है। जोड़िए 1 1 2 3 3 3 6 6 5 11 16 20 23 25, ठीक है। तो कितना आ गया, इसको पूरा अगर हम जोड़ेंगे तो ये आएगा हमारा n की वैल्यू 25, ठीक है। अब आप कहेंगे n की वैल्यू 25 तो ऐसे भी आगे इस तरह से करने की आवश्यकता थी, अभी आगे आपको बताते हैं। फिर देखिए अब देखिए निम्न सूत्र की सहायता से पीआर निकालते हैं। अब हम सूत्र आ गया ये, इस सूत्र की सहायता से आपको पीआर निकालना है। अब मान रखिए सबका, देखिए पीआर बराबर क्या है 100/n, तो लिखिए 100/n की वैल्यू 25, फिर क्या है, फिर है मझला कोष्ठक में कैपिटल F। अब कैपिटल F का लिखा है, ठीक है, तो कैपिटल F इसी को लिखा है, किसको लिखा है, इसी को कैपिटल F लिख दिया है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। क्या लिखा है, कैपिटल F प्लस कोष्ठक में है x - l कोष्ठक बंद, नीचे i इंटू FP। अब देखिए क्या क्या है, n का मतलब है कुल आवृत्ति का योग, कुल आवृत्ति का योग 25 दिया है। उसके बाद x वह अंक जिसका पीआर निकालना, किसका पीआर निकालना है, 28 अंक वाले का पीआर निकालना है ना। तो x का मतलब क्या हो गया, x का मतलब हो गया 28, n का मतलब हो गया 25। उसके बाद FP का मतलब क्या है, x वाले वर्गांतर की आवृत्ति, FP मतलब x वाले वर्गांतर की आवृत्ति। x वाला वर्गांतर कौन सा था भैया, x वाला वर्गांतर था ये, इसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी कितनी है 5, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू हो गई क्या था, FP है ना, FP x वाले वर्गांतर की आवृत्ति, तो FP की वैल्यू कितनी हो गई,
एफ पी की वैल्यू हो गई 5। आवृत्ति कितनी थी? 5 थी। ये हो गया हमारा एफ पी। ठीक, अब आगे क्या कर रहा है? एल है उस वर्गांतर की निम्न सीमा जिसमें एक्स पड़ता है। एक्स किस में पड़ता है भैया? एक्स इसमें पड़ता है। इसकी निम्न सीमा क्या होगी? देखिए यहीं पे सब खेला है। निम्न सीमा का मतलब ये है कि जो आपका ये 25 दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे 24 दिया हुआ है, तो 25 और 24 यानी 25 से नीचे रहे, 25 से नीचे और 24 से ऊपर, इसके बीच में क्या पड़ेगा? 24.5 पड़ेगा। तो यही निम्न सीमा है। 25 से 24 के बीच जो आएगा 25 से भी नीचे वाला मान और 24 से ऊपर वाला मान, तो 24.5। तो ये 24.5 जो है यह क्या है? यह निम्न सीमा है, एल की वैल्यू है। अब सब हो गया। अब इसको पुटअप कर दीजिए। लिखिए कैपिटल एफ का मान। कैपिटल एफ क्या था? कैपिटल एफ का मतलब इसमें है, कैपिटल एफ ने कहा जो सी एफ लिखा हुआ है उसी कैपिटल एफ भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसी को हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अब देखिए कैपिटल एफ का मान इसमें लिखेंगे हम 11। अब 11 क्या है इसको भी समझ लीजिए। अब कह रहा है हमने इसको नहीं लिखा है क्या कैपिटल एफ वाले का मान? अच्छा नहीं लिखा है हमने, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी लिख देते हैं। देखिए इसमें एक और चीज़ है कैपिटल एफ, इसको कहाँ लिखते हैं? इसको हम यहाँ लिख देते हैं। कैपिटल एफ का मतलब है कि जो हमारा ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकला हुआ है, ठीक है, इसी में जिस वर्गांतर में x पड़ता है उसके नीचे वाले वर्गांतर की संचयी आवृत्ति की संख्या, f का मतलब ये है। तो वर्गांतर जिसमें क्या पड़ता है, ये आपका संचयी आवृत्ति वाला वर्गांतर वाला खाना है। जैसे कि ये 25 से 29 वाला है, इसके ठीक नीचे वाली जो संचयी आवृत्ति होगी वही होगी कैपिटल f, यहाँ पे होगी, ठीक है। तो कैपिटल f की वैल्यू क्या होगी? 11 होगी। अब इसका मान पुटअप करिए। कैपिटल एफ की वैल्यू, यानी फिर से सुन लीजिए, ध्यान से सुनेगा, क्योंकि अच्छे से सुनेंगे तभी समझ में आएगा। कह रहा है जिस वर्गांतर में x पड़ता है, इस वाले वर्गांतर में x पड़ता है, 28 इसी में पड़ता है, तो जिस वर्गांतर में x पड़ता है उसके संचयी आवृत्ति के ठीक नीचे की संचयी आवृत्ति ही क्या है? आपका कैपिटल एफ है। तो कैपिटल एफ ही हो गया, ठीक है। यहाँ पर कैपिटल एफ नहीं होगा, ठीक, ये सी एफ होगा ही ऐसे ऐसे, ठीक है। कैपिटल एफ का मतलब जिस वर्गांतर में x पड़ता है उसके ठीक नीचे वाले वर्गांतर की संचयी आवृत्ति, ठीक नीचे का मतलब ये 11, 16 से कम 11 है, एक कैपिटल एफ हो गया। ये सी एफ हमने संचयी आवृत्ति निकाल दिया है, ठीक है। अब हम इसीलिए संचयी आवृत्ति निकाल रहे थे क्योंकि संचयी आवृत्ति नहीं निकालेंगे तो इस एफ की वैल्यू हमको नहीं मिल पाएगी, ठीक है, इसलिए हमने संचयी आवृत्ति निकाला था। अब हमें क्या करना है? अब हमें वैल्यू इसमें पुटअप कर देनी। रखिए कैपिटल एफ की वैल्यू हमने निकाला 11 प्लस x माइनस एल। एक्स का मतलब कितना था? वो अंक जिसका पी आर निकालना है। पी आर किसका निकालना है भैया? पी आर निकाला 28 का। अच्छा 28 माइनस एल, एल का मतलब क्या था? 24.5, 24.5 रख दीजिए, इसको बंद कर दीजिए। आई का मतलब होता है वर्ग विस्तार, आप जानते हैं इंटरवल कितने का है? 35 से 39 तक जुड़ी, 35, 36, 37, 38, 39 यानी कि 5। और एफ पी का मतलब क्या था भैया? 5, यानी कि इसका ये जो आवृत्ति था एफ पी, ठीक, इंटू 5। इसको हम सॉल्व करेंगे, 25 चौका 100, ठीक है। इसको भी सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करके मुझे बताइए कि कितना आएगा। ये 5 से 5 कट जाएगा, ठीक है। और 28 में 24.5 घटाइए, और घटाने के बाद देखिए 28 24.5 घटाएंगे तो हो जाएगा 3.5, ठीक है। तो 11 धन 3.5। इसके बाद हम क्या करेंगे? इन दोनों को हम जोड़ देंगे और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 11 3 14.5 और गुणा कर देंगे, 4 5 20 को शून्य से लगा 2, 4 4 56 57 58 यानी 58.0। ये आपका उत्तर है, ठीक है। यही हमारा उसका संचयी आवृत्ति है। इस तरह से आप जब आंकड़े व्यवस्थित हों तो संचयी आवृत्ति निकाल सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी आपको मेरे साथ एक बात करनी है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है बीएड को लेकर के, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि स्क्रीनशॉट हो गया होगा, ठीक है। तो देखिए अभी बात हो रही है कि बीएड प्राइमरी से बाहर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बीपीएससी की एग्जाम दे कि न दे। तो हालांकि आप तो भी बीपीएससी फॉर्म नहीं भरे हैं, लेकिन बात करेंगे बीएड की तो आप हतोत्साहित मत होइए, चूँकि बीएड जैसा कि नाम ही है बैचलर ऑफ एजुकेशन, तो आप बैचलर की डिग्रीधारी हैं और आपको यह सोचने की आवश्यकता नहीं है कि हम सिर्फ प्राइमरी के ही टीचर बनेंगे। यह संकुचित विचारधारा जो आपके अंदर है कि हम प्राइमरी के लिए ही बनेंगे। हालांकि यह बात मैं मानता हूँ कि प्राइमरी में ही ज़्यादा वैकेंसी आती है, इसमें होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मन के हारे हार है, मन के जीते जीत हैं। तो आप हौसला रखिए, आगे जो होगा वह अच्छा ही होगा। हमेशा पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव चीज़ें करिए, मन लगा करके बीएड में पढ़िए, जिससे कि आपके परसेंटेज पर असर न पड़े। मैं बार बार कह रहा हूँ कि परसेंटेज पर असर न पड़ने पाए, जो हो रहा है उसको होने दीजिए। अभी आपके पास समय है, अभी आप पढ़ रहे हैं तो आप मन लगा करके पढ़िए, निराश बिल्कुल मत होइए। सरकार
हो सकता है अध्यादेश ला करके एक नया नियम बना सकती है, अभी क्या होगा कोई जानता नहीं है। ठीक है, तो आप अच्छा आपने बीएड इसलिए नहीं किया था कि आपसे को सिर्फ प्राइमरी में ही जाना है, आप टीजीटी पीजीटी आप यूपीपीसीएस या फिर और भी जो सारी वैकेंसी आती हैं उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि जैसे कि खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ वाली होगी भर्ती, या आप हायर एजुकेशन में भी जा सकते हैं एमएड करके पीएचडी करके नेट करके, तो आपके पास चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उस प्रभाव से आप अभी अछूते रहिए, अभी आप अपने बीएड पे फोकस करिए। ठीक है, और चूँकि आप शिक्षक बनने जा रहे हैं और इसी पे मैं आपको 2 लाइनें बताना चाहता हूँ कि शिक्षक की गुणवत्ता अगर की बात की जाए तो जो बीएड किया हुआ है, जो डिप्लोमा किया हुआ है और जो बैचलर डिग्रीधारी है, इन दोनों में बहुत सारा अंतर होता है, स्किल का अंतर होता है। उनके पास उतनी स्किल्स नहीं है जितनी स्किल्स आपके पास हैं, और आप बैचलर हैं इसलिए आप निश्चिंत रहिए। अगर आपके पास गुण है, जैसे कहा जाता है ना कि हमारे घर में अगर आम का पेड़ है तो बहुत सारे ईंट पत्थर लोग मारेंगे। ठीक है, बहुत सारे ईंट पत्थर आएंगे। जैसे हमारे घर अगर गुणवान लड़का है तो उसकी शादी के लिए बहुत सारे लोग आएंगे, उसी तरह आपके पास गुण है तो आज के समय में गुड़ की ही पूजा है। और अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं पढ़ाने के लिए बीएड करके, अच्छे अच्छे कॉलेज हैं जबकि मैं जानता हूँ 40 से 60 हज़ार रुपये की तनख्वाह देते हैं। ठीक है, 6 to 8 वालों को पढ़ाने के लिए, तो सरकारी से कम तनख्वाह नहीं है कहीं के अच्छे अच्छे प्राइवेट स्कूलों में। लेकिन आपके पास स्किल का होना जरूरी है, और स्किल कैसे आएगी, जब आप रेगुलर क्लास करेंगे, अपनी चीज़ों को पढ़ेंगे तब। और शिक्षक महान होता है, और इसी मुझे 2 लाइनें याद आ रही हैं, मैं आपको कहना भी चाहूँगा कि किसी ने शिक्षक से पूछा कि तुम क्या करते हो, तो शिक्षक ने जवाब दिया, बहुत ही अच्छे अंदाज में जवाब दिया। जवाब को सुनेंगे कि सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, नौसिखे परिंदे को बाज बनाता हूँ, समुंदर तो परखता है हौसले पक्षियों के, मैं तो डूबती कश्तियों से भी नाव बनाता हूँ, बनाए कोई चाहे चाँद पे चाहे बुर्ज खलीफा, मैं तो कच्ची ईंटों से ही ताज बनाता हूँ, मैं तो कच्ची ईंटों से ही ताज बनाता हूँ। तो शिक्षक महान है, शिक्षक का कार्य महान है, शिक्षण कार्य महान है, और शिक्षक की गुणवत्ता कोई तय नहीं कर सकता, चाहे वह सरकार हो चाहे कोर्ट हो। और आपको मौका मिलेगा, इस धैर्य के साथ आप सभी मन ला के पढ़ाई करिए। इसी के साथ मैं तेजस्वी आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।